नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सीधे रुक करेंगे हम रायपुर का, जहां बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पार्टी के मुखिया श्री भूपेश बघेल, अब भूप का अर्थ होता है राजा, ईश का अर्थ होता है भगवान, और दूसरी तरफ सिंह भी हैं, देव भी हैं। अब इन दोनों में से कौन वास्तविकता में पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, परंतु वो पार्टी का अंदरूनी मामला है। परंतु मैं कहना चाहूंगा कि बाघ और सिंह दोनों के बीच में जो 36 का आंकड़ा है, वो कांग्रेस के इस गढ़ पर बहुत भारी पड़ने वाला है। यह निश्चित मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ की जनता यह साफ देख रही है कि जनता के सरोकारों से अधिक सत्ता के सरोकारों से जुड़े हुए आपसी संघर्ष में लगे हुए और दिल्ली में केवल विशेष कारणों से अपनी राजनीतिक संभवतः कुर्सी की रक्षा के लिए गमनागमन करने में संलग्न, यानी दौड़ा भागी करने में लगे हुए नेतृत्व से छत्तीसगढ़ की जनता निश्चित रूप से ऊब चुकी है। और मेरा यह विश्वास है कि इन कारगुजारियों के चलते हुए अगले वर्ष होने वाले चुनावों में छत्तीसगढ़ की जनता इसका माकूल जवाब देगी। और मैं अपनी बात समाप्त वहीं से करता हूं जहां से मैंने प्रारंभ किया था। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, राज्य है, जहां पर हमारे कार्यकाल में कल्याण के अनेक कार्य हुए। और इस कार्यकाल में अगर आप देखें तो जब जब कांग्रेस का शासन आता है तो आदिवासी समाज या तो नक्सलियों के चंगुल में या धर्मांतरण के चंगुल में फंसा हुआ दिखाई पड़ता है। और एक मंत्री ने तो यह बताया कि केंद्र की योजना को लेकर गरीबों के साथ क्या हुआ, बेघर लोगों के साथ, और दूसरे स्वयं यहां के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी का वक्तव्य है जो मीडिया में आया था कि उन्होंने यह कहा कि धर्मांतरण बहुत तीव्र गति से हो रहा है, यह चिंता का विषय है, इसे रोकने की आवश्यकता है। तो इसलिए हम यह कहना चाहेंगे कि विषय चाहे आदिवासी समाज के सम्मान का हो या कानून व्यवस्था को स्थापित करने का हो अथवा सरकार के अंदर सामंजस्य का हो, सभी मुद्दों के ऊपर यह सरकार पूर्णतः विफल दिखाई पड़ रही है। इसीलिए कांग्रेस का इस समय गढ़ दिखाई पड़ने वाला यह छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से जनता के आक्रोश का भागी बनने का संभावना दिख रही है। और हमें यह विश्वास है कि इन नीतियों के चलते हुए अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका समुचित प्रभावी प्रत्युत्तर प्रदेश की जनता देगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निर्णायक जनादेश देगी। धन्यवाद। सुधांशु जी, मैं योगेश मिश्रा हूँ सुदर्शन न्यूज चैनल से। जैसा आपने कहा कि आदिवासी समाज में काफी उत्साह देखा जा रहा है, निश्चित रूप से देखा जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के विषय तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार का बार बार ये कहना है कि ये केवल बीजेपी और संघ का ही आरोप है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा विषय आपने गौ की बात कही है, पूरे प्रदेश में गौ तस्करी के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। कई बार हिंदू संगठनों पर यहाँ पे कार्रवाई होती नजर आती है। दोनों विषय पे आपका मैं बयान करना। देखिए, जो धर्मांतरण का विषय है उस पर सिर्फ मैं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी का वक्तव्य कोट कर रहा हूं। उन्होंने तो साहू समाज के विषय में कहा है। तो इसका मतलब यह समस्या अब कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद सिर्फ आदिवासी समाज की समस्या नहीं रह गई है, बल्कि यह व्यापक रूप धारण करते हुए समाज के सभी वर्गों में बढ़ती जा रही है। और यह भारत के लिए एक चुनौती का विषय है। गौ तस्करी को लेकर भी हाँ, देखिए, गो सेवा के संदर्भ में हमारा जो मत है वो हमारी निष्ठा प्रतिबद्धता एकदम स्पष्ट है। और गो तस्करी को लेकर हम लोगों ने जब जब जो कड़े कदम उठाए हैं, छत्तीसगढ़ से लेकर पश्चिम बंगाल तक, परंतु यह एक दुर्योग रहा है कि राज्य सरकारों की तरफ से बजाय उसका वास्तविक सहयोग मिलने के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अधिक की गई। देखिए, पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। हमने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूरे देश भर में
सभी राज्यों में पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं। उसी हेतु मैं आज यहां रायपुर में आया हूं और जिसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी कैसे सकारात्मक योगदान दे सकते हैं समाज के निर्माण में, उसके लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है सिर्फ सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करती है, समाज में बदलाव लाने के लिए और समाज का विचार और सोच बदलने के लिए राजनीति करती है। परिचय भी बता। मैं किशोर पायनियर से। अच्छा, प्रश्न था, अम्बेडकर जी ने कहा था जब सोसाइटी की लोवेस्ट स्टेटस से टॉप मोस्ट पोजीशन पे हो जाएगा तो रिजर्वेशन की जो इशू है वो क्या स्टैंड करती है और आपका क्या कहना है? देखिए, आरक्षण के संदर्भ में पार्टी का और मेरा मानना है लगभग सभी पार्टियों का मत एकदम स्पष्ट है। अभी पिछले वर्ष ही संविधान में संशोधन हुआ है और डॉक्टर अंबेडकर ने जो प्रावधान किया था उसी के अनुरूप संविधान में व्यवस्था चलाते हुए देश की व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो मेरा सवाल है, पूरा देश महंगाई की मार झेल रही है, विपक्ष भी लगातार आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार, योगी की सरकार आने के बाद पिछले 8 वर्षों में जो तेल और जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं वो हमारे शासनकाल में बहुत ही कम थे। क्या लगता है कि मोदी सरकार महंगाई पर विफल साबित हुई? आपकी बात में मैं थोड़ा सा संशोधन एडिशन कर दूं। देश नहीं, पूरी दुनिया महंगाई की मार झेल रही है और सिर्फ आप श्रीलंका और पाकिस्तान और यही नहीं, चाइना के ह्यूनान प्रोविंस में स्थिति यह है कि बैंकों का पेमेंट बंद कर दिया गया है। मीडिया में यह खबर आई कि टैंक तक लगाने पड़े हैं। ब्रिटेन और यूरोप में 40 साल की सबसे बड़ी महंगाई है। अमेरिका में 45 साल का सबसे बड़ा इन्फ्लेशन है। भारत का रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर 8.5% है, जो दुनिया के सभी बड़े देशों में इस समय सबसे कम है। उसका कारण कोरोना महामारी से लेके और यूक्रेन युद्ध तक अनेक कारण हैं। परंतु इसके बावजूद सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ महंगाई को नियंत्रित करने का कार्य किया है। और जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से विश्व में बढ़े, परंतु आज भी मैं यह कहना चाहूंगा कि आज एलपीजी सिलेंडर के दाम 1100 रुपए कुछ हैं। और जाके आप चेक कर लीजिए, जनवरी 2014 में हमारी सरकार आने से पहले 1241 रुपए का एलपीजी का सिलेंडर था। यानी इन दुर्धर्ष परिस्थितियों के बावजूद हम लोगों ने महंगाई को अभी उस स्तर तक नहीं जाने दिया है जो हमारे आने से पहले थी। 2009 में 12% महंगाई की दर थी, 2010 में 10.5% महंगाई की दर थी। यानी आज भी डबल डिजिट इन्फ्लेशन, यानी दोहरे अंक में महंगाई की दर नहीं पहुंच पाई है। यह सरकार के इस विपरीत परिस्थितियों में कुशल प्रबंधन के कारण है। महंगाई है, हम ये मान रहे हैं, परंतु वैश्विक दृष्टि को देखें तो हम उसको तुलनात्मक दृष्टि से सबसे बेहतर नियंत्रण करने में सफल हुए। सिद्धार्थ जी, मेरा नाम अंकित शर्मा है, मैं न्यूज इलेक्शन से हूँ। पहला सवाल ये है कि आपने कहा कि बाघ और देव में जो द्वंद्व चल रहा है, जनता देख रही है। नहीं, भूप ईश, भूप कहते हैं ना राजा को, ईश कहते हैं भगवान को। इधर ईश है, उधर देव है, इधर बाघेला उधर सिंह है। तो अब देखना है कि क्या होता है। देखना है क्या होता है, ये कांग्रेस भी देख रही है, जनता भी देख रही है, लेकिन बीजेपी इसको भुला नहीं पा रही है। 3.5 साल से ज्यादा समय हो गया है पाकिस्तान में, लेकिन माहौल बन ही नहीं पा रहा है। देखिए, हमारा काम भुनाना नहीं है, हमारा काम समाज की सेवा में जुटे रहना है और समाज में जागरण उत्पन्न करना है। जो भुनाने के चक्कर में वो लोग एक दूसरे को कितना भून रहे हैं, यह उनका अंदरूनी मामला है। दूसरा सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने गोबर के बाद अब गौमूत्र खरीदी की शुरुआत की है। आपने कहा बधाई देता हूँ, लेकिन अब जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के मुखिया ने माहौल बना दिया है, ये मामला था बीजेपी का, गोबर गौमूत्र गाय छीन लिया बीजेपी। बड़ी दुखद बात है। यदि गौ सेवा का विषय सबसे पहले किसी ने उठाया था आधुनिक भारत में तो महात्मा गांधी ने, मगर अफसोस है कि गांधी के नाम के एक में स्वयंभू उत्तराधिकारी कहने का दावा करने वाली होल सोल एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर मोदी जी ने आगामी 25 वर्ष के काल को अमृत काल कहा है। और यह एक सुखद संयोग है कि इस समय भारत की महामहिम राष्ट्रपति पहली बार आदिवासी समुदाय से उठकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं। मेरे विचार से स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में इससे बेहतर स्वतंत्रता की सार्थकता नहीं हो सकती जिसमें महात्मा गांधी के हिंद स्वराज
लोकमान्य तिलक के पूर्ण स्वराज्य और दीनदयाल जी के अंत्योदय का स्वप्न पूर्णतः साकार हो। परंतु दुख का विषय यह है कि इस अमृत काल में भी किस प्रकार का विष उगला जा रहा है, इसकी वानगी हम दिल्ली में देख रहे हैं कि किस प्रकार के अवमानना के शब्द, एक तरफ राष्ट्रपति पद की गरिमा के प्रति अवमानना और दूसरी तरफ समाज के सबसे पिछले पायदान के ऊपर सबसे अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए समाज के वर्ग के प्रति किस प्रकार की अवमानना है, यह दिख रहा है। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है। यहां निश्चित रूप से यहां के सभी निवासियों के लिए ये और भी सुखद और गौरव का क्षण है। परंतु ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि यहां की सरकार भी अपने संवैधानिक दायित्व और सामाजिक दायित्व का निर्वहन न करते हुए जो अवमानना दिल्ली में दिखाई पड़ रही है, वैसी ही तिरस्कार और अवमानना का भाव आदिवासी समुदाय के प्रति छत्तीसगढ़ में भी नजर आ रहा है। जो हमारे सांसदों ने भी यह विषय उठाया कि 3 वर्ष में 25,000 से अधिक बच्चों की मृत्यु हुई, जिसमें भारी संख्या में वह आदिवासी समुदाय के थे। जीत पर जेपी नड्डा ने ट्वीट कर जनता का आभार व्यक्त किया। ट्वीट में सीएम शिवराज और बीडी शर्मा के साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को बधाई दी और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में किए जा रहे विकास के कार्यों के चलते ये सफलता मिल रही है। जैसा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान देखा यह गया है कि बीजेपी ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है और ज्यादा से ज्यादा सीटें जो बहुमत है वो बीजेपी के पक्ष में पहुंचा है। इसकी खुशी जाहिर करते हुए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने ट्वीट करते हुए सभी को बधाई दी है। खासतौर पर जो कार्यकर्ता जमीन पर काम करते हैं उनके लिए बधाई। कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में किए जा रहे विकास कार्यों के चलते ये सफलता मिली है। तो सीएम शिवराज को जेपी नड्डा की बधाई। उन्होंने जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए एमपी में पंचायत चुनाव में जीत पर आभार जताया। ट्वीट कर सीएम शिवराज, बीडी शर्मा को उन्होंने बधाई दी है। साथ ही कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी और उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मार्गदर्शन जो हो रहा है उसके चलते एमपी में बीजेपी को बढ़त मिली है। तो आप ये देखिए, ट्वीट भी सामने आया है जिसमें जेपी नड्डा मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव के चलते बीजेपी के अच्छे परफॉर्मेंस पर उन्होंने सभी को बधाई देते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में चुनाव जो हो रहा है उसमें बीजेपी को अच्छी खासी सफलता मिल रही है। तो आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में कल ही जो जनपद पंचायत और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव थे वो पूरे हो पाए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिली जीत पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए जनता का आभार व्यक्त किया है और साथ ही सीएम शिवराज और बीडी शर्मा की उन्होंने तारीफ भी की। कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में किए जा रहे विकास के कार्यों के चलते ये सफलता मिली है। यानी कि एमपी में जो विकास के काम हुए उसके चलते प्रत्येक छोटे जिलों में भी, छोटे शहरों में भी बीजेपी को लोग पसंद करते हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर दिग्विजय पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने पत्र में लिखा है, गुंडा कांग्रेस का दिग्विजय को अध्यक्ष बनाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस दिग्विजय सिंह के गुंडागर्दी को शह देती है और कांग्रेस नेता गुंडागर्दी करते हैं। तो आप देखिए कि कल जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें साफ तौर पर देख पाएंगे कि दिग्विजय सिंह एक पुलिसकर्मी को पकड़ लेते हैं और ये झूमर झटकी दरअसल हो रही होती है। इस पर दिग्विजय सिंह ने सफाई भी दी है। बीजेपी लगातार हमलावर है, जिसमें मंत्री विश्वास सारंग ने सोनिया गांधी को खत लिखते हुए दिग्विजय सिंह को गुंडा अध्यक्ष बनाए जाने की उन्होंने बात कही है। उनका ये कहना है कि दिग्विजय सिंह के गुंडागर्दी को शह देती है कांग्रेस और कांग्रेस नेता गुंडागर्दी करते हैं। आज मैंने
कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी को पत्र लिखा है और मैंने उन्हें यह आग्रह किया है, क्योंकि दिग्विजय सिंह की आदत है गुंडागर्दी करने की, कांग्रेस की संस्कृति है गुंडागर्दी करने की। कांग्रेस लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार करना चाहती है। इसलिए मैंने आज सोनिया गांधी को पत्र लिखा है कि दिग्विजय सिंह को गुंडा कांग्रेस का, गूंड कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना चाहिए। पूरे देश में आज भी कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,408 नए केस मिले हैं। 54 लोगों की मौत हुई है। 20,958 लोग ठीक हुए। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,43,384 हुई। देश में कोरोना से अब तक कुल 4,35,30,442 लोग ठीक हुए हैं। देश में कोरोना से अब तक कुल 5,26,312 मौत हुई है। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.48%, एक्टिव केस 0.33% और डेथ रेट जो है वो है 1.20%। खबर भोपाल से है। पूर्व बीजेपी विधायक ध्रुव नारायण के बेटे ने दर्ज कराई एफआईआर। बेटे ने पत्नी मनाली के खिलाफ अमानत में खयानत की एफआईआर दर्ज करवाई है। घर से लाखों के जेवर ले जाने का आरोप लगाया। हबीबगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर है भोपाल से। पूर्व बीजेपी विधायक ध्रुव नारायण के बेटे ने एफआईआर दर्ज करवाई है। बेटे ने पत्नी की मनाली के खिलाफ अमानत में खयानत की एफआईआर दर्ज करवाई है। घर से लाखों के जेवर ले जाने का आरोप लगाया गया है। और अब खबर इंदौर से है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम थानों का नए सिरे से हो सकता है परिसीमन। जी हां, फिलहाल 4 जोन में बटा है क्षेत्र। 32 थानों को अलग अलग जोन में किया गया है आवंटित। एक ही जोन में कई थानों के बीच की दूरी है कई किलोमीटर। जनता को सुनवाई और शिकायत में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। छतरपुर में नौगांव थाने में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। दुर्घटना में दंपति की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि झांसी से लौटते समय बीती रात हाईवे पर मवेशी आने के चलते दुर्घटना हुई है। और संवाददाता सुनील उपाध्याय जुड़ गए हैं। सुनील, अब नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, पूरा मामला बताएं। घायल की क्या स्थिति अभी? जी बता दें, जो पूरा मामला है ये नौगांव थाना क्षेत्र का है। जब वहां पर एक कार से बुजुर्ग दंपत्ति और उनका बेटा जब छतरपुर की ओर आ रहे थे, तभी अचानक से ही मवेशी उनके सामने आ गया, जिससे तेज रफ्तार जो उनकी कार थी वो डिवाइडर से टकरा गई। मौके पर ही बुजुर्ग दंपत्ति जो अग्रवाल दंपत्ति थे उनकी मौत हो गई है। वहीं उनके बेटे की हालत गंभीर है, जिसका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। जी शुक्रिया आपका सुनील जानकारी के लिए। तो बेटे की हालत गंभीर है, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। दुर्घटना में दंपत्ति की मौत हुई है, लड़का घायल बताया जा रहा है। छतरपुर जनपद पंचायत कार्यालय में देर रात शराब पीने का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई हुई। कलेक्टर ने सहायक ग्रेड 2 हरिशंकर सेन को निलंबित कर दिया, तो वहीं जिला पंचायत सीईओ ने चौकीदार राम बगस रैकबार को निलंबित कर दिया है। तो देखिए, एक वीडियो वायरल हुआ, जिला पंचायत सीईओ ने चौकीदार को निलंबित किया है। आप सुनील जुड़ गए हैं। सुनील, अब देखा जा रहा है कि कार्यालय में शराब पीने का वीडियो सामने आया है, उसके बाद कार्रवाई की गई। बता दें कि जो छतरपुर जनपद पंचायत कार्यालय है वहाँ पर देर रात यहाँ पर एक शराब पी जा रही थी, जिसमें एक वहाँ के एक जो लिपिक थे वो थे और एक कार्य के चौकीदार थे जो वहाँ पर शराब पी रहे थे। अचानक से कुछ लोग पहुंचे थे और उनका वीडियो बना लिया गया था। उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था और इस सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने आज कार्रवाई करते हुए एक दोनों को जो है निलंबित कर दिया है और जांच उनके खिलाफ की जा रही है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुनील। तो पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है और आप देखिए कि जैसे ही कैमरा देखता है कर्मचारी, वैसे ही शराब की जो हाथ में बोतल लिए होता है उसको छुपा लेता है। वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई की गई है, कलेक्टर ने निलंबित किया है।
खरगोन के बमनाल में खाद्य और जिला प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खाद्य तेल और घी के गोडाउन पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान करीब 500 किलोग्राम मिलावटी घी सहित करीब 1700 लीटर तेल जब्त किया गया है। जब्त सामान की कीमत जो है लाखों में बताई जा रही है और आशंका जताई जा रही है कि तेल और घी नकली भी हो सकता है। गोदाम पर छापेमारी की गई और आप देखिए, जब छापेमारी की गई तो यहां से बड़ी मात्रा में जिला प्रशासन की टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए सामान जब्त किया है। बताया जा रहा है 1700 लीटर घी यहां पर तेल जब्त किया गया है और सामान की लाखों रुपए कीमत बताई जा रही है। आशंका यह भी है कि तेल और घी नकली भी हो सकता है। खाद्य विभाग की कार्रवाई, जहां पर खाद्य तेल और घी के गोडाउन पर छापा मारा गया। कार्रवाई के दौरान करीब 500 किलोग्राम मिलावटी घी सहित करीब 1700 लीटर तेल जब्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को एक बड़ा स्कैम बताया। अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में कहा है कि अगर केजरीवाल की नई शराब नीति स्कैम नहीं है तो फिर सीबीआई की जांच में वो क्यों डर रहे हैं। सीबीआई की जांच हो जाने दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मालवीय ने कहा कि आखिर क्यों सरकार ने पुरानी नीति पर लौटने का फैसला किया। अगर जांच होगी तो सत्येंद्र जैन के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी जेल में होंगे। तो दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर स्कैम बताया गया है और इस पूरे मामले में ये कहना है, अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में कहा है कि अगर केजरीवाल की नई शराब नीति स्कैम नहीं है तो फिर सीबीआई की जांच से वो क्यों डर रहे हैं। सीबीआई की जांच हो जाने दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मालवीय ने कहा कि आखिर क्यों सरकार ने पुरानी नीति पर लौटने का फैसला किया। अगर जांच होगी तो सत्येंद्र जैन के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी जेल में होंगे।